सबसे पहली खबर में बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में यमुना उफान पर है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में भारी बारिश हो रही है। हिमाचल उत्तराखंड के बांधों से पानी छोड़े जा रहे हैं और इसी वजह से यमुना के जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर है। यमुना नदी अब खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अब बढ़ते अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि मुंबई से आ रही है, जहां पर बारिश का प्रलय काल जारी है। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मुंबई में ज्यादातर सड़कों पर 2 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। मुंबई में अंधेरी सबवे भी पानी भरने के कारण बंद हो गया है। साथ ही कई सारे अंडरब्रिज पानी में डूब गए हैं। मुंबई में लोकल ट्रेन की सर्विसेज बारिश की वजह से काफी प्रभावित होती नजर आ रही है। तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे मेरठ की, जहां पर सेना के एक जवान के साथ टोल प्लाजा पर मारपीट का मामला सामने आया है। जल्दी टोल से निकलने को लेकर जवान से टोल कर्मी की बहस हुई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने सेना के इस जवान की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद 4 टोल कर्मियों की गिरफ्तारी भी हुई है। सेना के जवान से मारपीट के मामले में टोल का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही उस पर टोल प्लाजा पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर की बात करेंगे जो कि बिहार से आ रही है। बिहार में चल रही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज नवादा पहुंच चुकी है। इस दौरान आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी लगातार उनके साथ खड़े हैं। तेजस्वी ने यह बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जल्द ही राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिनमें इन सभी खबरों का रुख करेंगे। पहली बड़ी खबर की बात करते हैं जो कि दिल्ली से आ रही है, जहां पर यमुना उफान पर है। यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर एक बार फिर से दिल्ली वालों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। निगमबोध घाट से होने वाले अंतिम संस्कार फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। हालांकि जलस्तर में धीरे धीरे कमी तो दर्ज की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद निचले इलाकों में हालात गंभीर बने हुए हैं। यमुना बाजार इलाके में बाढ़ का पानी कॉलोनियों में घुस गया है। कई घरों और गलियों में पानी भर जाने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इलाके का दौरा किया है, पानी में उतरकर लोगों से बातचीत की है। एक दिन पहले ही सीएम गुप्ता ने कहा था हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने और ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश के बावजूद दिल्ली सुरक्षित है। फिलहाल प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। यमुना के किनारे बसे इलाकों में सतर्कता को बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये देश की राजधानी के हालात आप देख रहे हैं। पानी का लेवल सुबह थोड़ा 206 को टच होने वाला था, तब ये पानी यहाँ तक आया है, परंतु इससे आगे नहीं आया। ये हमारे लिए सही साइन है और मैंने पूरा कंट्रोल रूम में भी चेक किया है। पूरी तादाद में जिसमें पानी आ रहा है उसी प्रकार से आगे निकल रहा है। दिल्ली से हमारे संवाददाता पंकज राय हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, क्या दिल्ली जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, हालांकि आज तो कम हुआ है, लेकिन क्या कहा जाए कि दिल्ली बाढ़ के खतरे पर है? क्या देश की राजधानी में बाढ़ जैसे हालात होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए देश की राजधानी दिल्ली में अगर बात किया जाए तो जलस्तर अभी भी जो निशान है, जो खतरे का निशान, उससे ऊपर चल रहा है। खतरे का निशान की अगर बात किया जाए तो 205.33 है, लेकिन अभी भी जो जलस्तर है 205.78 के करीब है, जो कि एक शुभ संकेत ये है कहा जाए कि लगातार सुबह से जलस्तर में थोड़ा थोड़ा गिरावट आई है। तो ये जैसा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद पहुंची थी, उन्होंने लोगों से बातचीत किया, उस गलियारे में गई जहां पानी पे भरा हुआ है, वहां पूरा लोगों से बातचीत किया। उन्होंने बाकायदे उनके घर पर ऊपर भी गई, निरीक्षण किया, उनसे बातचीत भी की, उनको आश्वासन भी दी। तो उन्होंने साफ तौर पर वहाँ भी बोला था कि जलस्तर लगातार सुबह से कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत है। आने वाले स्थिति में जो हरियाणा से बातचीत के अनुसार ये जो है जलस्तर अब कम ही होगा, बढ़ने का चांस नहीं है। तो ये एक संकेत है, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी भी अगर बात किया जाए तो खतरे के निशान से ऊपर है जलस्तर। इसमें कोई दो राय नहीं है। पंकज, ऐसा क्यों होता है? हर साल मॉनसून आता है, हर साल जून जुलाई अगस्त सितंबर मॉनसून दस्तक देता है। मॉनसून से क्या हालात होते हैं, कहीं गर्मी से राहत मिलती है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। क्यों हम देश की राजधानी में इन खबरों पर चर्चा कर रहे हैं? आज तक इन चीजों को व्यवस्थित क्यों नहीं किया जा सका है? कोई भी सरकार क्यों न रही हो, ये बेसिक चीजों पर किसी की निगरानी क्यों नहीं रही है? क्यों लोग परेशान होते हैं हर साल मॉनसून में?
बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए, चाहे 2023 की बात किया जाए, चाहे करंट 24 की बात किया जाए, चाहे आज 25 की बात किया जाए, तो लगातार जो निचले इलाके में लोग हैं उनको ये समस्या है और समस्या झेलते आ रहे हैं। इसको लेकर के सरकार का क्या रोड मैप है, किस तरह से प्लानिंग है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जो सरकार इस समय है प्रेजेंट में, वो सरकार जो है लगातार उनके तरफ से, अब की बार जब हमने निचले इलाकों में लोगों से बातचीत किया तो उन्होंने ये साफ तौर पर उन्होंने संदेश दिया कि ये जो है आपकी हमें शासन प्रशासन के तरफ से लगातार जो है गाइड मिली थी, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था, हम लोग जागरूक थे। लेकिन जो समस्या है, हथनी कुंज बैराग से जब पानी छोड़ा जाता है तो ये समस्या लगातार दिल्ली में आती है और दिल्ली वासियों को बाढ़ का खतरा रहता है और दिल्ली वासी बाढ़ को झेलते हैं। ये एक सवाल है कि इसको लेकर के सरकार का क्या रोड मैप है, किस तरह से सरकार प्लान कर रही है, आने वाले समय में सरकार इस पर किस तरह से काम करेगी, ये एक सवाल है। ये देखने वाली चीज़ है कि इस बाढ़ के खतरे को सरकार किस रोड मैप से, किस प्लानिंग के तहत इसको कम करती है कि आने वाले समय में या अगले साल ऐसी बाढ़ की संभावना ही ना हो, ताकि लोग सुरक्षित रहें, किसी तरह का दिक्कत न हो। ये एक सवाल है। जब बात दिल्ली की होती है तो मुझे लगता है हम एनसीआर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप देखिए गुड़गांव के क्या हालात है, गुड़गांव में क्या हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर उस रास्ते से आ रहा हो जो कम्यूट करते हो नोएडा से गुड़गांव या दिल्ली टू गुड़गांव, वो घंटों घंटों फंसे रह जाते हैं ट्रैफिक में, और हर साल यही स्थिति देखने को मिलती है। आज तक वो शहर बाहर ही नहीं निकल पाया है। उनकी व्यवस्थाएं किस तरह की हैं? आप दिल्ली एनसीआर में हैं, अगर एनसीआर के ये हालात है पंकज, तो हम कल्पना कर ही नहीं सकते हैं कि गांव के क्या हालात होंगे जहां पर सड़क की व्यवस्था आज भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार 1 घंटे की बारिश या आधा घंटे की बारिश हो जाए दिल्ली एनसीआर में, स्थिति ये हो जाता है कि लोगों को चलने के लिए जगह नहीं मिलती, पानी पानी ही नजर आता है। ये भी सवाल है कि इसको लेकर के सरकार की क्या नीति। जैसे कि अगर देखा जाए मिंटो ब्रिज की जो प्रॉब्लम थी उसको दिल्ली सरकार ने काफ़ी हद तक सुधार आया है, क्योंकि जगह वहाँ अगर आधे घंटे की बारिश होती थी तो वहाँ इतना पानी का लेवल हो जाता था कि गाड़ियाँ तैरने लगती थी। लेकिन अब की बार ये चीज़ देखने को नहीं मिला है। तो इस तरह का जो आम लोगों से जब हमने बातचीत किया था तो साफ तौर पर उनका संदेश था कि ये जो स्थिति मिंटो रोड हो या भारत मंडपम के सामने हो या आईटीओ पे हो, इसी तरह की व्यवस्था पूरे दिल्ली एनसीआर में होनी चाहिए, ताकि लोग जो जाम पंकज, ये इतना सेंसिटिव मामला है कि सीजीआई तक की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। देश की सर्वोच्च अदालत इस पर अपना स्टेटमेंट दे रही है कि इतने करोड़ों लोग कमाते हैं दिल्ली में, 2 घंटे की बारिश दिल्ली की सड़कों का क्या हाल कर देती है। ये एक सेंसिटिव, ये एक सोचने वाला मैटर है जिसको इसी तरह जनता के सामने कुछ भी बोल देने से गुमराह नहीं किया जा सकता है। ग्राउंड पर क्या काम किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो लोग परेशान होते हैं या जो लोग यमुना के आसपास रहते हैं उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, देखिए जिस मुद्दे की हम बात करते हैं वही मुद्दा हमारे लिए भी है। ये बड़ी चीज़ है, जैसा कि आपने बताया कि सीजीआई ने भी बोला है, ये स्थिति हकीकत है, ये जेन्युइन है, इससे कोई मुकर नहीं सकता, क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर की स्थिति है। अगर 1 घंटे बारिश होता है तो जगह जगह जल जमाव की समस्या होती है और आम लोगों को झेलना पड़ता है, आम लोगों का नुकसान होता है, लंबी लंबी ट्रैफिक की कतारें लगती हैं। ये स्थिति है। इस स्थिति पर सरकार का क्या रोड मैप होगा, किस तरह से सरकार की प्लानिंग है, किस तरह से आगे की रणनीति है, ये तमाम चीज़ देखने वाली होगी कि क्या जिस चीज़ पर हम बात करते थे क्या उसी चीज़ पर लोगों को बात करने का हम मौका देंगे, ये बड़ा सवाल है। इस पर किस रोड मैप से, किस तरह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है, बात होगी। यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, हालांकि आज कम है, लेकिन जो लोग यमुना के आसपास रहते हैं वो सचेत रहें। शुक्रिया पंकज जानकारी देने के लिए। तो ये तो रही बात देश की राजधानी दिल्ली की। अब आपको लेकर चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी पर, महाराष्ट्र में, मुंबई में ले चलेंगे, जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है, कहर जारी है। बारिश प्रभावित जिलों से 6 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, भारी बारिश की वजह से लोकल ट्रेन सर्विस जाम है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे बेहद अहम है, सीएम फडणवीस ने कहा है। साथ ही आपको यह बता दें कि आईएमडी की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार मुंबई में बारिश हो रही है, लोकल ट्रेनें प्रभावित है, लोग काम पर जाने में संकोच कर रहे हैं, जलस्तर बढ़ता जा रहा है। 48 घंटे बेहद अहम है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश का तांडव देखिए देश की आर्थिक राजधानी के सड़कों पर क्या हालात है। स्कूल कॉलेज बंद है, मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। 48 घंटे अगले बेहद अहम है। जल भराव, जहां तक आपकी नजरें वहां तक बारिश, और सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ
जल नजर आ रहा होगा, पानी नजर आ रहा होगा, रफ्तार थम गई है, लोग परेशान हो गए हैं। और यही तस्वीर आप हर साल मानसून के टाइम खास तौर पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से देखते हुए नजर आ रहे होते हैं। ट्रेनें, लोकल्स, जहां पर मुंबई की सबसे ज्यादा आबादी ट्रैवल करती है, वो ही ठप हो गई है। महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। कल से हम लोगों ने रेड अलर्ट दिया था, उस अनुसार बारिश हुई है। उसके चलते कुछ जगह पर जान और माल का नुकसान हुआ है। वहां पर हमने सारी एहतियात बरती हुई है। वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग भी हमने तैनात किए हैं। आगे भी जहां पर रेड अलर्ट बताया गया है वहां पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मुंबई में भी 300 mm बारिश करीब करीब हुई है, जिसके कारण कुछ डिस्ट्रप्शंस निर्माण हुए, लेकिन अभी पानी नीचे जा रहा है। बड़े पैमाने पर इसमें भी कार्रवाइयां की जा रही है। मीठी नदी में उसके लेवल ऊपर जाने के कारण वहां के कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया था, लेकिन अब मीठी नदी की लेवल भी नीचे जा रही है। लेकिन आने वाले कुछ घंटों में अभी भी रेड अलर्ट मुंबई में है और कोकण के इलाकों में और घाट के इलाकों में सब जगह रेड अलर्ट है। कुछ जगह ऑरेंज अलर्ट भी है, तो उनको भी किस प्रकार से एहतियात बरतना है ये बताया गया है। तीसरी अहम खबर का रुख करते हैं, जो कि मेरठ से आ रही है, जहां पर पूनी टोल प्लाजा पर रविवार को रात 8 बजे भारतीय सेना के जवान से हुई मारपीट में बड़ा विवाद हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद सेना ने तीखी नाराजगी जताई है। दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। सेना के जवान से मारपीट के मामले में टोल का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उस पर टोल प्लाजा पर जुर्माना भी 20 लाख का लगाया गया है। आपको बता दें कि सेना के विरोध के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई ने भी टोल ऑपरेटर पर बड़ी कार्रवाई की है। टोल एजेंसी मेंबर्स पर भी कार्रवाई की है। साथ ही साथ टोल एजेंसी मेसर्स धर्म सिंह पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एजेंसी को भविष्य की टोल बिल्डिंग से प्रतिबंधित करने और मौजूदा अनुबंध खत्म करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एनएचएआई ने अपना बयान में कहा कि वो इस घटना की कड़ी निंदा करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी यात्रियों की सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एनएचएआई प्रतिबद्ध है। ये दूसरा जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो उस वीडियो की तस्वीर है, जहां ये पूरी मारपीट का जो मामला है वो सामने निकल कर आया था। फौजी से मारपीट, इस खबर की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता राजन सोनकर का, मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए। राजन, क्या जानकारी मिल पा रही है? एनएचएआई की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई की गई है और कड़ी कार्रवाई की गई है, 20 लाख का जुर्माना। साथ ही साथ एनएचएआई ने कहा है कि हम प्रतिबद्ध हैं कि जो भी नेशनल हाईवे से यात्रा करते हैं वो सुरक्षित रहें। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मेरठ से ये खबर निकल कर आई है, चौंकाने वाली नहीं बल्कि एक शर्मसार कर देने वाली मेरठ को ये घटना निकल कर सामने आई है। अगर इसका सीसीटीवी फुटेज या यूं कहीं ये वीडियो वायरल नहीं होती तो शायद जो सेना का जवान है उसकी बातों को दरकिनार कर देती पुलिस, क्योंकि पुलिस पर लगातार आरोप लगे। और ये मेरठ का केवल एक भूनी टोल ही नहीं, जितने भी मेरठ में स्थापित टोल हैं, एनएचएआई के हों या किसी भी कंपनी के हों, उन सब पर ये कर्मचारी दबंगाई करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। और आप ये देखिए, ये अगर सेना के जवान के साथ में इतनी बर्बरता से उसकी मारपीट कर सकते हैं, उसे लहूलुहान कर सकते हैं, उसके परिवार के साथ में हत्या का हमला कर सकते हैं, तो आप ये सोचिए क्या नहीं कर सकते। फिलहाल पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें जो मुख्य आरोपी नीरज बालियान उर्फ बिट्टू, जिसने इस झगड़े की शुरुआत की थी, जिसे आप देख रहे होंगे कि वीडियो में वो लाठी डंडे लेकर जो जवान है उसके साथ में लगातार मारपीट कर रहा है, उसे भी फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपराधिक इतिहास की बात करूं तो इसमें कई लोगों के आपराधिक इतिहास है और पुलिस लगातार इस मामले की पूछताछ कर रही है, क्योंकि खुद बीजेपी के जो फायर ब्रांड नेता है संगीत सोम सरदना से पूर्व विधायक थे, वो खुद मौके पर पहुंचे और धरने पर ग्रामीणों के साथ में बैठे। उनका साफ तौर पर कहना है यदि आरोपियों पे एनएचए की कार्रवाई नहीं हुई तो यहां से लेकर लखनऊ तक वो यहाँ के पुलिस अधिकारियों की जो लापरवाही है उसे कहीं ना कहीं पत्राचार की भी कार्रवाई करेंगे। और वो मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई और एनएचए की कार्रवाई हो। वहीं पुलिस ने इस मामले में जो संगीन धाराएं यानी कि हत्या के प्रयास जैसी धाराओं को बढ़ाते हुए और कई गंभीर धाराएं बढ़ाई हैं और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी जो हमने वीडियो में दिख रहे हैं उनकी भी शिनाख्त करने की पुलिस तैयारी कर रही है। वहीं मैं जवान की बात करूं तो देखिए, देश के जवान हमारी सरहदों पर रहकर किस तरीके से देश की सुरक्षा करता है और वहीं मेरठ में उसके साथ में किस तरीके से ये गुंडे
हमला कर रहे हैं और जान से मारने का राजन, ये प्रयास पहला किया ऐसा मामला नहीं है जो टोल कर्मियों का सामने आया है। कई टोल प्लाजा पर तो फास्टैग से पैसा न लेकर कैश की डिमांड की जाती है कि आप कैश के जरिए करिए। इन टोल प्लाजा के कर्मियों पर क्या कोई मॉनिटरिंग, क्या कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी? जिस तरह से बेपरवाह होकर ये अपना राज चला लेते हैं टोल पर, ये सोचते हैं कि ये टोल के मालिक हैं। मुझे लगता है कि एनएचएआई के इस कड़े फैसले के बाद कहीं ना कहीं उन तमाम टोल कर्मियों को भी बड़ा संदेश मिला होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए एक पुलिस की कार्रवाई और दूसरा एनएचए की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, 20 लाख का जुर्माना रखा गया और साथ ही उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इससे जो तमाम टोल हैं, जो टोल के कंपनियां हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सीख मिलेगी। वहीं पुलिस की जो कार्रवाई है उससे भी इन दबंगों के हौसले जो बुलंद हो रहे थे वो भी कहीं ना कहीं खत्म, नस्ते नाबूद होते हुए नजर आएंगे। आपके सामने शुक्रिया राजन जानकारी देने के लिए। इन सब के बीच में आपको सीधा लिए चलते इस वक्त बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। Error occurred while comparing data of 2024 Lok Sabha and 2024 Assembly segment. The data in row was misread by our data team. The tweet has since been removed. I had no intention of dispersing any form of misinformation. अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से। 40 घंटे तक यह झूठ परोसा जा रहा था। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा इस पे ट्वीट करते हैं, फिर डिलीट करते हैं। राहुल गांधी के बेबुनियाद आरोप भी सीएसडीएस के डेटा पे आधारित हैं। 40 घंटे तक ये जो झूठ परोसा गया, जो अफवाहों का बाजार गर्म किया, हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, निर्वाचन आयोग पे बेबुनियाद सवाल उठाने के लिए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? क्या ट्वीट डिलीट कर देना, एक्सपोज डिलीट कर देना, जो नुकसान आपने लोकतंत्र को पहुंचाया है, जो तार तार किया है आपने जनता के विश्वास को, उसका क्या होगा? गौरव भाटिया को सुन रहे थे आप। राहुल गांधी पर हमलावर होते नजर आ रहे थे। आगे बढ़ते हैं बिहार से बड़ी खबर, जहां पर राहुल गांधी ने बयान दिया है कि बिहार में आपका वोट चोरी किया जा रहा है। राहुल गांधी पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे, गठबंधन को जिताएं, राहुल को पीएम बनाएं, राहुल गांधी को बनाएं प्रधानमंत्री। तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है। बहुत बड़ा बयान तेजस्वी यादव की तरफ से सामने आया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष के बड़े नेता इस तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच में बिहार वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने सीधा तौर पर कहा है कि बिहार में आपका वोट चोरी किया जा रहा है। राहुल गांधी पर तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे, आप गठबंधन को जिताएं, राहुल को पीएम बनाएं। वोट अधिकार रैली में तेजस्वी यादव का बड़ा बयान राहुल गांधी के पक्ष में। माहौल बनाने की ये पूरी रणनीति के साथ तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। तेजस्वी ने चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी की तरफ हल्ला बोल किया है। नवादा के रोड शो की आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तमाम तरह की बड़ी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश बिहार में करते हुए नजर आए। बिहार में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। जो तेजस्वी कह रहा है वहां गठबंधन की कार्रवाई कर रहे हैं लोग। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे, हमने बोला बिजली फ्री देंगे, हमने बोला बेरोजगारी लागू करेंगे, युवा आयोग का गठन करेंगे। ये सरकार सारे हमारे योजनाओं को कॉपी करने का काम कर रही है, चुराने का काम कर रही है। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को। आज आप लोगों के नवादा जिला में आ करके आप लोगों के साथ जो जागरूक करने का काम कर रहे हैं और पूरा नवादा एकजुट है। इस अभियान में रंगों को साथ रखेंगे और राज्य भर जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम
आयुषी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है। आयुषी, बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में नवादा में अपने साथ साथ राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा पिचिंग करते हुए नजर आए हैं तेजस्वी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से तेजस्वी यादव महागठबंधन के सहयोगी हैं और कांग्रेस को लेकर बार बार ये इल्जाम लगते रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से महागठबंधन कहीं ना कहीं कमजोर है या महागठबंधन में उतनी एकजुटता नहीं है या फिर चेहरों पर बात नहीं बनी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने ये स्पष्ट कर दिया आज बिहार में ये संदेश देकर कि अगर महागठबंधन की सरकार देश में बनती है तो राहुल गांधी ही तेजस्वी यादव के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। यानी कि अब धीरे धीरे महागठबंधन की और जो सभी पार्टियां हैं उनके भी बयान आने शुरू हो गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बात की शुरुआत की है और बिहार की धरती से उन्होंने पीछे संदेश दिया है कि उनके बीच जो अभी मौजूद हैं राहुल गांधी, वो आने वाले कल का भविष्य है, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और महागठबंधन का चेहरा राहुल गांधी है। इसमें ये भी समझने वाली बात है कि देखिए तेजस्वी यादव ने ये जो बयान दिया है बहुत मायने रखता है महागठबंधन के लिए भी और देश की जनता के लिए भी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इससे गठबंधन सरकार को मजबूती मिलेगी, विपक्ष की एकता और आयुषी, क्या ये जल्दबाजी नहीं हुई कहने में कि गठबंधन की सरकार को मजबूती मिलेगी? और क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं विपक्षी गठबंधन ऐसे ही नजर आते हैं, विपक्षी ताकत ऐसे ही नजर आती है, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं नतीजों का ऐलान हो जाता है सब अपने अपने रास्ते चल देते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि चुनाव में नेता जो कहते नजर आते हैं वो 5 साल उस पर अमल नहीं कर पाते, लेकिन इस दौरान जिस तरह से तेजस्वी यादव एक बड़ा चेहरा है गठबंधन के, बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं और अभी इस वक्त बिहार में चुनाव है, ऐसे में अभी लोकसभा चुनाव आने में वक्त है 2029 आने में, और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने मैसेजिंग देने की कोशिश की है कि उनके लिए महागठबंधन का चेहरा बिहार में खुद तेजस्वी यादव है और सेंटर में वो राहुल गांधी को मानते हैं, यानी कि उन्होंने एक संदेश भी दिया है कि उनकी तरफ से ये स्पष्टता है कि वो बिहार संभालेंगे और राहुल गांधी को। आयुषी, ये मैसेज तो मुझे लगता है बिहार की जनता को उन्होंने दिया है कि वो पूरे तौर पर बिहार की पॉलिटिक्स, बिहार की राजनीति में इंटरेस्टेड है, उनका केंद्र से कोई ना उनकी रुचि है ना उनकी दिलचस्पी है, इसीलिए राहुल गांधी का नाम बढ़ चढ़कर उन्होंने लिया है। हालांकि एक और बात बताइए, जो नवादा में रैली हुई है, जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके समर्थन करने वाले लोग पहुंचे हैं, इस वक्त बिहार में क्या वेव चल रही है? क्या लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वोट चोरी का जो मामला विपक्ष सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक उठा रही है, बिहार विधानसभा के बाहर ये मुद्दा उठा था, क्या वो वहां की आम जनता में है भी, या सिर्फ और सिर्फ एक नया नैरेटिव कहा जाए वो बिल्ड करने की कोशिश ऑपोजिशन की तरफ से यहां पर की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अपोजिशन ने जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा तैयार किया बिहार से लेकर दिल्ली तक, वो जनता के बीच पहुंच चुका है। मतलब चौक चौराहों पर इसको लेके चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जनता समझना चाहती है कि आखिर वोट चोर कौन है या राजनीतिक चोर कौन है इस बार। ठीक है, क्योंकि ठीक है आयुषी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी है, कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे।